नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एग्ज़ाम वॉरियर में। तो आज हम साइंस की तीसरी क्लास करने वाले हैं। जिन्होंने प्रीवियस क्लासेस नहीं देखी, डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा, आप वहां से उन वीडियोज़ को ज़रूर चेक करें। और जो चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं वो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी वीडियोज़ आप तक पहुँच सके। और ये क्लास किसके लिए है? ये हिमाचल प्रदेश फॉरेस्ट गार्ड, हिमाचल प्रदेश पुलिस, SSC GD और तमाम उन सभी पेपर के लिए है जिसमें साइंस सेक्शन के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। साइंस के क्वेश्चन जिस भी पेपर में आएंगे ये वीडियो उनके लिए लाभदायक रहेगी। तो चलिए आज का टॉपिक शुरू करते हैं, जो कि है बाइनोमियल नोमेनकल्चर, मतलब द्विनामकरण पद्धति। द्विनामकरण पद्धति सबसे पहले किसने चलाई? वो चलाई थी कार्लस लिनियस ने। वर्गीकरण के जनक कहलाते हैं कार्लस लिनियस। क्वेश्चन ऐसा पूछा जा सकता है कि वर्गीकरण के जनक कौन है, तो आपका आंसर होना चाहिए कार्लस लिनियस। सन 1953 में कार्लस लिनियस ने द्विनामकरण पद्धति को प्रचलित किया। इसमें पहला शब्द वंश को दर्शाता है, दूसरा स्पीशीज को दर्शाता है। यहाँ देखिए, जैसे जो मनुष्य का जो नाम है वो है होमो सेपियंस। जो होमो है यहाँ पर ये वंश को दर्शाता है, और जो सेपियंस है ये यहाँ पर जाति को दर्शाता है। स्पीशीज है जाति को दर्शाता है। जैसे यहाँ पर नोट किया है कि कार्लस लिनियस को वर्गीकरण का जन्मदाता कहा जाता है। अब जैसे यहाँ पर कुछ एग्जांपल लिए गए हैं, इस तरह के क्वेश्चन वैसे तो पूछे नहीं जाते, लेकिन फिर भी आपने पढ़ लेना है। मैंने कुछ यहाँ पर इंक्लूड किया है। जैसे यहाँ पर आप देखोगे, फ्रॉग का जो नाम है वो है राना ट्रिग्रिना, कैट का नाम है फेलिस डोमेस्टिका, डॉग का नाम है कैनिस फैमिलियर। तो इस तरह से आप यहाँ देख सकते हो, ये नाम दिए गए हैं, इन्हें आप देख लेना। अब आगे पढ़ते हैं। जैसे यहाँ कहा गया है कि जीवधारियों का वर्गीकरण, तो सर्वप्रथम अरस्तु द्वारा समस्त जीवों को 2 समूह में विभाजित किया गया था। सबसे पहले जो विभाजित किया गया था वो अरस्तु द्वारा किया गया था। तो उसमें उन्होंने यहाँ पर एक तो एनिमलिया जंतु समूह और प्लेंटी जैसे वस्तु या पादप समूह को इंक्लूड किया था। इसके बाद कार्लस लिनियस ने अपनी पुस्तक सिस्टमा न्यूचुरी में संपूर्ण जीवधारियों को 2 जगतों में विभक्त किया था, जिसमें सबसे पहला था प्लेंटी किंगडम और दूसरा था एनिमलिया किंगडम, एनिमलिया किंगडम। तो यहाँ पर आप देखोगे, नोट कहा गया है कि कार्लस लिनियस को आधुनिक वर्गीकरण का जनक भी कहा जाता है। क्वेश्चन अगर आपसे पूछा जाएगा कि आधुनिक वर्गीकरण का जनक कौन है, तो वो भी आपका कार्लस लिनियस ही होगा। जीवधारियों का 5 जगत में वर्गीकरण, तो परंपरागत द्विगज वर्गीकरण का स्थान अतः विटकर द्वारा 1969 में 5 जगत प्रणाली ने ले लिया। तो ये कौन कौन सी प्रणाली है? तो आप देखोगे, सबसे पहला है मोनेरा। इस जगत में सभी प्रोकैरियोटिक जीव अर्थात जीवाणु आदि को सम्मिलित किया जाता है। इस तरह से क्वेश्चन को पूछा जा सकता है कि जीवाणु को किस में शामिल किया जाएगा, तो वो जाएगा प्रोकैरियोटिक जीव में। प्रोटिस्टा, इस जगत में एक कोशिकीय जलीय एवं यूकैरियोटिक जीव सम्मिलित किए जाते हैं। इस जगत के जीव 3 प्रकार के हो सकते हैं। तो वो 3 प्रकार कौन कौन से? एक तो स्वपोषित, जो अपना आहार स्वयं बनाते हैं। दूसरे परजीवी, इस समूह के जीव अपने आहार के लिए दूसरों जीवों पर आश्रित रहते हैं। और मृतजीवी, यह जीव अधिकतर अपना आहार मृत जीवों से ग्रहण करते हैं। तो दूसरी बात करते हैं यहाँ पर फंगी, कवक। इस जगत में यूकैरियोटिक एवं परपोषित जीव सम्मिलित किए जाते हैं, जिसमें अवशोषण द्वारा पोषण होता है। अब प्लांट, पादप जगत। इस जगत में सभी बहुकोशिकीय प्रकाश संश्लेषी पादप सम्मिलित किए जाते हैं। एनिमलिया किंगडम, जंतु जगत, जीव सम्मिलित किए जाते हैं। उदाहरण के लिए जेलीफिश, सरीसृप, तारा मछली, इसमें इस तरह के जीव जो है शामिल किए जाते हैं। तो अब यहाँ पर मैं आपको सीधे MCQ से ही करवाता हूँ, क्योंकि जितना आप MCQ से समझोगे उतना आप इस तरीके से नहीं समझोगे, और MCQ से आपका जो क्वेश्चन है वो भी ज़्यादा कवर हो जाएंगे। तो सबसे पहले MCQ लेते हैं। यहाँ पर जैसे सबसे पहला जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किसे वर्गीकी का पितामह कहा जाता है? तो ये मैंने आपको बताया था, ये कौन है? ये लिनियस कार्लस है। द्विनाम पद्धति के प्रतिपादक कौन है? तो इसके प्रतिपादक कौन है? इसके प्रतिपादक है लिनियस, जो कि मैंने आपको पहले बता दिया था। वर्गीकरण का प्राकृतिक सिस्टम किस वनस्पति विज्ञानी ने प्रस्तुत किया था? तो ये किसने प्रस्तुत किया था? ये किया था स्वीडिश वैज्ञानिक ने। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर कहा गया है कि पुष्पी पादपों को रखा गया है, किस कैटेगरी में पुष्पी पादपों को रखा गया है? तो वो रखा गया है फेनरोगेम्स में। अगला क्वेश्चन आप देखोगे, अपुष्पी पादपों को किस में रखा गया है? तो अपुष्पी पादपों को रखा गया है क्रिप्टोगेम्स में। वर्गीकरण की आधारीय इकाई है, तो वर्गीकरण की आधारीय इकाई क्या है? तो इसमें आप देखोगे, वर्गीकरण की जो आधारीय इकाई है वो है स्पीशीज। हाइड्रोफाइटस होते हैं। हाइड्रोफाइटस क्या होते हैं? तो ये होते हैं आपके जलीय पौधे, ये आपके जलीय पौधे होते हैं। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन है कि द्विनाम पद्धति का अभिप्राय है पौधों के नाम को जो शब्दों में लिखना जो बताते हैं। तो ये क्या बताते हैं? ये बताते हैं आपका वंश और जाति, जो कि मैंने आपको पहला बताया था। जो पहला शब्द होगा
वो आपका वंश बताएगा और जो दूसरा होगा वो जाति बताएगा। जैसे एग्जांपल मैंने आपको होमो सेपियंस दिया था, होमो जो होगा वो आपका वंश बताएगा, जाति बताएगा सेपियंस। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि जिन पौधों पर बीज बनते हैं किंतु पुष्प नहीं लगते वो क्या कहलाते हैं। अब देखिए, जिन पौधों पर बीज तो लगते हैं परंतु पुष्प नहीं लगते वो क्या कहलाएंगे, वो कहलाएंगे अनावृत बीजी। तो इसका बी ऑप्शन आपका ठीक हो जाएगा। अगला आप देखोगे, जीवाणु की खोज किसने की थी। तो जीवाणु की खोज किसने की थी, जीवाणु की खोज की थी लीeuwenhoek ने। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीवाणु से संबंधित निम्न कथनों में कौन सही है। अब जीवाणु के कथनों में कौन सा सही है। सभी जीवाणु स्वपोषी होते हैं, ये गलत है। सभी जीवाणु विविध पोषी होते हैं, ये भी गलत है। अधिकांश जीवाणु विविध पोषी होते हैं किंतु कुछ स्वपोषी होते हैं, ये आपका ऑप्शन ठीक हो जाएगा। 11 का ऑप्शन नंबर सी आपका ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट आप देखोगे, जीवाणु को पौधे माना गया है क्योंकि। अब यहाँ पर हमें रीज़न बताना है कि जीवाणु को पौधे क्यों माना गया है। ये गति नहीं कर सकते, ये गलत है। इसमें कठोर कोशिका भित्ति होती है, ये आपका ठीक है, क्योंकि इसमें कठोर कोशिका भित्ति होती है, इसीलिए जीवाणुओं को पौधे माना गया है। अब आप यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ कहा गया है कि जीवाणुवीय कोशिकाओं में नहीं होता। जीवाणुवीय कोशिकाओं में क्या नहीं होता, तो इसका जो ऑप्शन नंबर डी आपका ठीक है। सूत्रकणिका नहीं होता, ये सभी होते हैं लेकिन सूत्रकणिका नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखोगे, जीवाणुओं की साधारण आकृति क्या होती है। अब आपने यहाँ पर जीवाणुओं की साधारण आकृति बतानी है, तो इसकी साधारण आकृति छड़ रूपी होती है। 15 का आप देखोगे, यहाँ कहा गया है कि जो जीवाणु आकार में बड़े सबसे छोटे होते हैं वो कहलाते हैं। अब जो जीवाणु सबसे छोटे होते हैं वो क्या कहलाते हैं, तो वो कहलाते हैं गोलाणु। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ पर कहा गया है कि एक गोल जीवाणु कहलाता है। गोल जीवाणु क्या कहलाएगा आपका, गोल जीवाणु क्या आपका वाइब्रियो कहलाता है, ये गलत है। बैलिसियस नहीं कहलाता, कोकस कहलाता है वो। एक गोल जीवाणु आपका कोकस कहलाता है। यहाँ पर कहा गया है कि एक सर्पिल जीवाणु को कहते हैं। सर्पिल जीवाणु को क्या कहते हैं, जो सर्पिल जीवाणु होते हैं उन्हें कहते हैं स्पाइरलियम। अब एक क्वेश्चन आप यहाँ पर देखोगे कि वास्तविक केंद्रक किसमें अनुपस्थित होता है। जो वास्तविक केंद्रक है वो किसमें अनुपस्थित रहता है, कवक में तो वो उपस्थित रहता है, तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। लाइकेन में भी उपस्थित रहता है, लेकिन आपका जो ऑप्शन नंबर सी है जीवाणु, इसमें उपस्थित नहीं रहता, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सर्वाधिक संख्या में पाए जाते हैं। अब सर्वाधिक संख्या में कौन पाए जाते हैं, क्या वो शैवाल है, कवक है या कीट है। तो ना शैवाल, ना ही कवक और ना ही कीट। सबसे ज़्यादा जो संख्या में पाए जाते हैं वो जीवाणु होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखोगे, बैक्टीरिया में पाया जाने वाला प्रकाश संश्लेषित आशय कहलाता है। तो बैक्टीरिया में पाया जाने वाला प्रकाश संश्लेषित आशय क्या कहलाता है, तो वो कहलाता है वर्णकी लवक। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर कहा गया है कि पाश्चर प्रसिद्धि है, तो वो क्या है, तो पाश्चर प्रसिद्धि रोगों के लिए, रोगों की जर्म थ्योरी के लिए है। तो पाश्चर प्रसिद्धि है रोगों के जर्म थ्योरी के लिए। निम्न में सबसे छोटा जीव है। अब आपने इनमें सबसे छोटा जीव बताना है कि क्या इनमें छोटा जीव सबसे कौन है, क्या वो विषाणु है, जीवाणु है, माइकोप्लाज्मा है या यीस्ट है। तो जैसे कि यहाँ से नाम से ही पता लग रहा है वो माइकोप्लाज्मा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो जीवाणु सीधे ही वायुमंडलीय नाइट्रोजन को नाइट्रोजन के यौगिकों में बदलते हैं कहलाते हैं। तो वो क्या कहलाते हैं, तो क्या वो विनाइट्रिकारी जीवाणु कहलाते हैं या सड़ाने वाले। तो इसमें ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, नाइट्रोजन स्थितिकारी जीवाणु कहलाते हैं वो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मूल ग्रंथिकाओं में पाई जाती है। तो मूल ग्रंथिकाओं में क्या पाई जाती है यहाँ पर आपने बताना है। तो आपका जो ऑप्शन नंबर ए ठीक हो जाएगा, कुछ लेग्यूमिनस पादपों तथा कुछ अन्य पौधों में। तो मूल ग्रंथिकाएं पाई जाती है कुछ लेग्यूमिनस पादपों तथा कुछ अन्य पौधों में। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखोगे, अधिक नमक वाले अचार में जीवाणु जीवित नहीं रह पाते क्योंकि। अब यहाँ पर रीज़न बताना है वो क्यों जीवित नहीं रह पाते। तो क्या इसका ऑप्शन नंबर ए ठीक हो जाएगा, जी हाँ, ये जीव द्रव्य कुचित होते हैं, हो जाते हैं, इस तरह मर जाते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मानव की आंत में पाया जाने वाला जीवाणु है। तो अब आपने मुझे बताना है कि मानव की आंत में कौन सा जीवाणु पाया जाता है। तो ये पाया जाता है एशेरिशिया कोलाई। एशेरिशिया कोलाई पाया जाता है मानव की आंत में। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ये इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पर तपेदिक टीबी
उत्पन्न करने वाला जीवाणु है। तो टीबी को उत्पन्न करने वाला जो जीवाणु है वो कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर आपका बी ठीक हो जाएगा। माइको बैक्टीरियम वो है जो कि तपेदिक को उत्पन्न करता है। अब देखोगे आप, भोजन की विषता उत्पन्न होती है। तो 8वें का जो आपका ऑप्शन कौन सा ठीक हो जाएगा? तो भोजन की जो विषता उत्पन्न होती है वो होती है क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनम द्वारा। एंटीबायोटिक्स अधिकांशतः प्राप्त होते हैं। तो एंटीबायोटिक्स कहाँ से ज़्यादा प्राप्त होते हैं आपने मुझे ये बताना है। जी हाँ, वो कवकों से प्राप्त नहीं होते, विषाणुओं से भी नहीं, जीवाणुओं से वो ज़्यादा प्राप्त होते हैं। यदि एक जीवाणु कोशिका प्रति 20 मिनटों में विभाजित होती है तो 2 घंटे में कितने जीवाणु बनेंगे? अब देखिए यहाँ पर कहा गया है कि यदि एक जीवाणु कोशिका प्रति 20 मिनटों में विभाजित होती है तो 2 घंटे में कितने जीवाणु बनेंगे? तो इसका जो आपका ऑप्शन नंबर 10 ठीक हो जाएगा। ये मैं भी आपको ढंग से एक्सप्लेन नहीं कर रहा, जब मैं अगली जो वीडियो होगी उसमें मैं आपको इसको एक्सप्लेन कर दूंगा अगर ज़रूरत पड़ेगी तो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नाइट्रोजन यौगिकीकरण में निम्नलिखित में कौन सी फसल सहायक है? तो इसमें जो सहायक है वो चावल नहीं, गेहूं नहीं, तो फली सहायक है। नाइट्रोजन स्थिरीकरण में लैग हीमोग्लोबिन का क्या कार्य रहता है? तो इसका क्या कार्य रहेगा? तो इसका कार्य रहता है आपका ऑक्सीजन का अवशोषण। यह ऑक्सीजन का अवशोषण करने में सहायक रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सा रोग बैक्टीरिया से होता है? अब आपने बताना है कि कौन सा रोग बैक्टीरिया से होता है। तो वो आपका तपेदिक है, जो कि हमने भी पहले देखा। मृदा की धान, आप देखोगे यहाँ कहा गया है कि मृदा की धान की पैदावार बढ़ाने वाला मुक्त जीवी जीवाणु कौन सा है? तो ये जीवाणु कौन सा है? क्या वो राइजोबियम है? ये नहीं है। एजोटोबैक्टर भी नहीं है, एसिटोबैक्टर भी नहीं है, वो है एनाबिना। वो कौन है? वो एनाबिना है आपका। प्रशीतन खाद्य परीक्षण में मदद करता है। तो इसमें जो आपका मदद करता है वो है आपका जैव रासायनिक अभिक्रिया की दर को कम कर। दही जमाने में निम्नलिखित में किस सूक्ष्मजीवी का प्रयोग किया जाता है? अब दही जमाने में किसका प्रयोग किया जाएगा? अब आप यहाँ देखोगे दही जमाने में जो प्रयोग किया जाता है वो है आपका लैक्टोबैसिलस। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से किसके द्वारा दूध खट्टा होता है? तो किसके द्वारा दूध खट्टा होता है? तो वो बैक्टीरिया के कारण दूध जो है वो खट्टा रहता है, खट्टा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखोगे, दूध के दही के रूप में जमने का क्या कारण है? अब दूध के दही के रूप में जमने का क्या कारण है? तो वो है आपका लैक्टोबैसिलस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में कौन सा सहजीवी नाइट्रोजन यौगिकीकरण जीवाणु है? तो वो कौन सा है? तो वो है आपका राइजोबियम। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं इस वीडियो का। इसमें पूछा गया है कि सर्वप्रथम विषाणु की खोज किसने की थी? तो सबसे पहले विषाणु की खोज की थी इवानोव्स्की ने। तो ये थी आज की वीडियो। अगर कोई क्वेश्चन मुझसे गलत हुआ है तो आपने कमेंट करके मुझे सही आंसर ज़रूर बताना है। और वीडियो अगर आपको अच्छी लगती है तो इसे आपने लाइक और शेयर ज़रूर करना है, क्योंकि हर रोज़ मैं आपके लिए टॉपिक वाइज पहले तो मैं थोड़ा सा बताता हूँ, फिर आपके लिए टॉपिक वाइज MCQs में लेकर आता हूँ। तो अगर वीडियो अच्छी लगती है तो आपने लाइक और शेयर ज़रूर करना है। जो चैनल में पहली बार विजिट कर रहे हैं वे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।